हाय एफएफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा आई एम रियली सॉरी कि मैं कुछ दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, एज़ मैं अपने पहले चैनल में पहले ही बता चुकी हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इन 2-3 दिनों में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, ना ही इस चैनल में और ना ही अपने दूसरे चैनल पे। तो होप आप लोग इस बात को समझेंगे कि मुझे टाइम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई और अपलोड भी नहीं कर पाई। और साथ ही साथ कुछ यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज़ भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ मतलब पॉसिबल सा नहीं हो पा रहा था। होप आप लोगों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और आप लोगों को मतलब मैंने ज़्यादा वेट भी नहीं करवाया होगा। तो चलिए आप लोगों को और ज़्यादा वेट ना करवाते हुए आज के पार्ट को, यानी कि यू आर नॉट मिस्ट्रेस के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और जेन चेंग दोनों के ही 21st वाला जो बर्थडे था ना, वो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका था। लेकिन सेलिब्रेशन स्टार्ट होने से पहले विंग को उसका वो गिफ्ट मिल चुका था, जो कि उसके लिए बहुत कुछ बदलने वाला था। आई मीन किसी को अभी तक ये पता नहीं है कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, लेकिन हाँ, उसके अंदर जो भी है ना वो काफ़ी है विंग की लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज कर लेने के लिए। इतना तो जियांग फेंगमियन और मैडम यू दोनों ही जानते हैं कि इसके अंदर बहुत बहुत मतलब कुछ ऐसी चीज़ है ना जो बहुत हद तक चीज़ों को बदल देगी, लेकिन आज तक उन्होंने भी इसके अंदर कभी नहीं देखा था। 21st जो बर्थडे सेलिब्रेशन था ना, वो ऑलमोस्ट एंडिंग में था और लगभग सभी लोग जा चुके थे, लेकिन कुछ लोग ही थे जो वहाँ पे अभी तक बचे हुए थे। लेकिन हाँ, कुछ मतलब जो बहुत सारे मेहमान जा चुके थे, कुछ 2-4 बचे हुए थे, वो भी जाने को तैयार थे। और फाइनली आधे घंटे के बाद पूरा का पूरा जांग सेक्ट एकदम शांत हो चुका था, यानी कि उनका जो सेलिब्रेशन था ना वो ख़त्म हो चुका था। और अब वहाँ पे सिर्फ कुछ लोग ही रह चुके थे, या फिर ये कहें कि लैंड सेक्ट और जियांग सेक्ट, बस ये 2 लोग ही वहाँ पे रह चुके थे। विंग आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, जिस बॉक्स को अभी अभी आई मीन इस सेलिब्रेशन के स्टार्ट होने से पहले उसे उसके मदर फादर ने दिया है। और साथ ही ये भी बोला है कि आज इस बॉक्स के साथ ही तुम्हें तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। तो वो बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड था उस बॉक्स को खोलने के लिए। वो अब इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा था। भले ही इस वक्त उन दोनों ही फैमिलीज़ का आराम से बैठ के डिनर चल रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा उतावला था कि वो कब डिनर कंप्लीट करे, कब अपने रूम में जाए और कब सबके सामने उस बॉक्स को लेके आए और कब सबके सामने उस बॉक्स को खोले और देखिए कि उसके अंदर ऐसा क्या है जो कि उसको उसके क्वेश्चन का आंसर देने वाली है। लगभग ये जो एक्साइटमेंट थी ना, बीइंग के अंदर जो एक्साइटमेंट चल रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उछल रहा था, बहुत ज़्यादा खुश था। उसके आंखों में एक अलग ही चमक थी, उसके चीक्स भी बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। आई मीन आज वो पूरा का पूरा एक ऐसा इंसान लग रहा था ना कि मानो वो 21 साल का नहीं 5 साल का बच्चा हो। और वो ऐसा बच्चा जो कि एक छोटे से खिलौने को पा जाने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ना कि वाओ, मुझे मेरा फेवरेट टॉय मिल चुका है। तो बिल्कुल वही उसका हाल था। और ये एक्साइटमेंट अभी वहाँ पे बैठे हर एक इंसान देख सकता था उसके फेस पे। उसकी हरकतों से हर कोई ये गैस कर सकता था कि विंग कितना खुश है उस बॉक्स को पा लेने के बाद। लेकिन दूसरी तरफ लान वांगजी था, जो कि आज के समारोह पे एकदम चुप था। वैसे तो बिल्कुल बोला नहीं करता था, लेकिन हाँ, उसका जो ध्यान था ना आज वो भी वहाँ पे नहीं था। वो एकदम खोया हुआ सा था, पता नहीं क्यों उसको ऐसा लग रहा था कि उसका दिल बैठते जा रहा है। कुछ ऐसा होने वाला है जो कि उसकी लाइफ को एकदम चेंज करने वाला है। पता नहीं क्यों उसको ऐसा फील हो रहा था कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है। उसकी लाइफ ही नहीं, यहाँ तक कि उसके और विंग के रिश्ते में भी कुछ अलग चीज़ें होने वाली है। उसका मतलब जैसे जैसे टाइम निकल रहा था ना, उसकी फीलिंग्स बहुत बहुत ज़्यादा वियर्ड होते जा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो अभी यहाँ से उठा नहीं, किसी शांत जगह पे नहीं गया, उसने फ्रेश एयर नहीं ली, तो हो सकता है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए, हो सकती है उसके दिल की धड़कनें रुक जाए। उसको पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था, लेकिन सच में वो रीज़न नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और रह रह के उसे बार बार वो सपना याद आ रहा था जो कि उसने
लगभग 2.5 से 3 साल पहले देखा था। पता नहीं क्यों उस सपने को याद करते ही आज भी वांग जी के हाथों में पसीना आने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है उस सपने को याद कर लेने के बाद। फाइनली 1 घंटा पूरा लगा लेने के बाद उन लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डिनर ही नहीं हो रहा था, बहुत सारी डिस्कशन भी हो रही थी। विंग और वांग जी के रिश्ते की बात भी हो रही थी, जिसे कि सुनने के बाद विंग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन वांग जी को अभी उसमें ध्यान भी नहीं था कि उन लोगों की शादी की बात यहाँ पे चल रही थी। उसे तो ये तक महसूस नहीं हुआ कि किसी ने उसका नाम भी लिया या नहीं, किसी ने उसके बारे में बात भी की या नहीं। वो तो एकटक उस खाने से खेल रहा था जिस खाने को उसके सामने रखा गया था, और कोई नहीं कह सकता कि इसमें से एक भी बाइट वांग जी के मुंह में गया होगा। फाइनली 1 घंटा जब निकल चुका था तो अब वक्त आ चुका था उस बॉक्स को खोलने का। विंग बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपने रूम में जाता है और जल्दी से उस बॉक्स को लेके उस एरिया में आ जाता है जहाँ पे बाकी सभी लोग बैठे हुए थे। जेंग फेंगमियान और मैडम यू एक दूसरे का हाथ थाम पे वहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते थे कि इस बॉक्स के अंदर जो निकलेगा ना, वो सच में रिश्तों के मायने ही बदल देगा, वो रिश्ते ही बदल देगा। पता नहीं क्या होगा इस बॉक्स के अंदर, जिसे कि उन्हें सिर्फ विंग को देने के लिए कहा गया था, सिर्फ और सिर्फ विंग को देने के लिए कहा गया था। यहाँ तक कि उन्हें भी इजाज़त नहीं थी उस बॉक्स को खोलने की, जो इस वक्त विंग के हाथों में था, और कभी उन्होंने ट्राई भी नहीं किया उस बॉक्स को खोलने का, क्योंकि किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना या किसी की प्राइवेसी को ब्रेक करना उन लोगों ने कभी नहीं सीखा था। इसलिए उन्होंने भी आज उस बॉक्स को उसके असली ओनर के पास पहुंचा ही दिया था। बहुत ज़्यादा 21 साल तक इंतज़ार करने के बाद फाइनली विंग के हाथ में वो बॉक्स था, और विंग इस वक्त सबके सामने था। और फाइनली अपने एक्साइटमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए अब विंग ने उस बॉक्स को खोल ही दिया था। पहले तो उस बॉक्स को खोलने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि वो बॉक्स 21 साल से बंद था, उसको किसी ने भी नहीं खोला था। न जाने कितने कितने मौसम गए होंगे, कितने मतलब क्वार्टर्स, हाफ ईयर्स, कितने ईयर्स, मतलब 21 साल तक एक चीज़ अगर बंद पड़ी हो तो उसको खोलने में तो टाइम लगेगा ही ना। और उसके ऊपर से उसने कितनी बार हवा पानी कितने को देखा होगा, कितनी चीज़ों को झेला होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है उसमें जंग का लगना भी मुमकिन है। इसलिए उसके लॉक को खोलने में बहुत ज़्यादा मेहनत विंग को करनी पड़ी, और फाइनली बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद उसने उस बॉक्स को खोल ही दिया। लेकिन जैसे ही उस बॉक्स को खोला तो उसका फेस तो एकदम फेड हो गया था, एकदम मतलब ऐसी फीलिंग आई कि मानो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। उसके अंदर कुछ कागज वागज रखे हुए थे, कुछ दस्तावेज थे, और कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको लग रहा था कि उसके काम की है ही नहीं, पता नहीं क्यों यहाँ पे रख दी गई हैं। वो सीधे जेन फेंगमियान और मैडम यू की तरफ देखता है कि ये सब क्या है, मुझे तो एक स्पेशल गिफ्ट मिलना था ना, तो ये सब क्या है। तो तभी जेंग फेंगमियान अपने आंखों से इशारा करते हुए बोलते हैं कि उन्हें बाहर निकालो। वो सिर्फ इशारे से इसको समझाते हैं। तो विंग उस बॉक्स को एक टेबल में रख देता है और एक एक करके उन सभी चीज़ों को निकालने लगता है। सबसे पहले उसमें एक दस्तावेज था जिसमें जो कि एक उत्तराधिकारी को दिया जाता है, यानी कि एक हायर को दिया जाता है, जो कि एक राजा के थ्रू अपने बेटों को दिया जाता है, अपने उस बेटे को जो कि जिसे वो अपने हायर के रूप में चूज़ करते हैं। भले ही मतलब बाय एनी चांस किसी के 2-4 बेटे हो जाएं तो किसी एक को चूज़ करना पड़ता है, जो कि महाराज के एंड से चूज़ किया जाता है। वैसे तो सबसे बड़े बेटे को ही उनका हायर माना जाता है, लेकिन बहुत सारे राजा ऐसे होते हैं जो खुद से ही अपने हायर को चूज़ करते हैं एज उनके क्वालिटीज़, उनके टैलेंट और उनकी कैपेसिटी को देखते हुए। इसलिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, मतलब उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कार्रवाई की जाती है, और वो कार्रवाई राजा के थ्रू एक लेटर्स वगैरह में या फिर एक विल के रूप में वहाँ पे रखी जाती है। सबसे पहले वो ही था वहाँ पे जो कि एक क्राउन प्रिंस को दी जाती है। विंग को ये बहुत पुराना लग रहा था, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि वो 21 साल पुराना था, यानी कि उसमें जो डेट थी वो 21 साल पुरानी थी, और ठीक 21 साल पुरानी थी। उसके बाद विंग उस
एक छोटे से बॉक्स को निकालता है जिसमें कि राजा की मोहर थी, जो कि राजा अपने मृत्यु के बाद या फिर अपनी मृत्यु से पहले उसको देता है, जो जिसे कि वो अपना हायर चूज करता है। ये दोनों ही चीज़ें देख लेने के बाद उसके नीचे से एक और दस्तावेज निकलता है जिसमें कि क्लियरली लिखा हुआ था कि वो किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि वो उस इंसान के द्वारा लिखा गया है जो आज से 21 साल पहले महाराज था, यानी कि वी चांगसे के द्वारा। वी चांगसे के द्वारा वो लिखा गया था। वी चांगसे जो कि 19 साल पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, यानी कि लगभग 19 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। वो उस महाराज के द्वारा लिखा गया है और इसकी पुष्टि उस मोहर के उस दस्तावेज के लास्ट में, जहाँ पे एक राजा महाराजा की मोहर लगी होती है, साथ ही उनके दस्तखत भी होते हैं, सिग्नेचर होते हैं उसके साथ ही। उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि मैं महाराज वी चांगसे आज अपने होशो हवास में ये बिल बना रहा हूँ कि मेरे बाद मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो मेरा बेटा वी वुजियान होगा। वी वुजियान को पहले ये समझ में नहीं आया कि मेरा नाम इसमें क्यों है, जहाँ पे वी वुजियान लिखा हुआ था बस चेस था तो वी की जगह जंग होना चाहिए था, जंग वुजियान होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वी वुजियान लिखा हुआ है। वो आगे बढ़ता है, आज के बाद अगर मेरी गद्दी पे कोई राज करेगा तो सिर्फ मेरा बेटा होगा, लेकिन उसके लिए उसे भी 21 साल का इंतज़ार करना होगा। जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता वो इस गद्दी पे क्लेम नहीं कर सकता, इस थ्रोन पे बैठने का अधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वो 21 साल का होता है तो तैसे ही वो इस गद्दी पे क्लेम कर सकता है, इस गद्दी में अपना अधिकार जता सकता है, चाहे इस वक्त उस वक्त इस गद्दी में कोई भी बैठा हो, चाहे मैं खुद उस गद्दी में क्यों ना बैठा हूँ। लेकिन अगर उस वक्त आके मेरा बेटा ये बोलता है कि मैं इस गद्दी पे राज करना चाहता हूँ या फिर इस गद्दी में बैठने का अधिकारी मैं हूँ, तो मुझे भी उस वक्त उस गद्दी को छोड़ना होगा और उस गद्दी को मेरे खुद के बेटे वी वुजियान को देना होगा। और ये सारी बातें मैं अपने पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। इसमें किसी ने मुझे दबाव नहीं दिया है, किसी ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया है। और मैं वी चांगसे अपने बेटे वी वुजियान, जो कि इस वक्त जंग सेक्ट में पल बढ़ रहा है, उसको अपने हायर के रूप में चूज़ करता हूँ। इसी के साथ ये जो एक नोटिस था जो कि एक राज दरबार के एंड से सभी के लिए दिया गया था, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और साथ ही राजमहल के राजा के मोहर के साथ, राजा के दस्तखत के साथ ये नोटिस यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, वो कैसे ये एक्सेप्ट कर ले कि वी वुजियान जंग वुजियान एक वी वुजियान है जो कि एक राजा की औलाद है, और जिसमें कि इस नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कि इस वक्त जंग सेक्ट में पल रहा है, यानी कि ये जिस जगह अभी तक रह रहा था, जिस जगह रह के खुद को उस सेक्ट का छोटा बेटा कह रहा था, छोटा प्रिंस कह रहा था, क्या वो यहाँ पे सिर्फ एक अमानत था? विंग को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने जैसे ही इस स्क्रॉल को पढ़ा था, उसने डायरेक्टली जैन फेंगमियान की तरफ देखना शुरू किया। जैन फेंगमियान ने जैसे ही देखा कि विंग उन्हें देख रहा है तो वो भी विंग की तरफ देखने लगे। मैडम यू और जंग फेंगमियान दोनों ही इस वक्त विंग को देख रहे थे। विंग उन्हें देख रहा था कि उसे ये सब कुछ क्या देखना पड़ रहा है, क्या ये सब कुछ सच है? मैडम यू ने अपने सर को हिलाते हुए इस बात की श्योरिटी दी कि हाँ ये एकदम सच है, लेकिन विंग ये मानने को तैयार नहीं था। उन दोनों की ही आंखों में आंसू छलकने को तैयार थे, क्योंकि जिसे उन्होंने बचपन से अपने बेटे की तरह पाला है, अपने सीने से लगा के रखा है, आज फाइनली सबके सामने ये आ रहा है कि वो उनका बेटा ही नहीं है। हाँ, वो जैन चेंग से उसी दिन पैदा हुआ है जिस दिन जैन चेंग पैदा हुआ था, लेकिन ये भी सच है कि जैन फेंगमियान उसे कहीं और से लेके आए थे। और ये सच्चाई सिर्फ मैडम यू, जैन फेंगमियान और सिर्फ वो दाइमा जानती है जिन्होंने मैडम यू की डिलीवरी करवाई थी। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि उस रूम में पैदा होने वाला सिर्फ एक ही बच्चा था, दूसरा बच्चा कहीं से लाया गया था। जैन फेंगमियान ने फिर से विंग को इशारा किया कि अब और भी कुछ है तो वो भी देख लो। विंग ने भी उस दस्तावेज को साइड में रखा और लास्टली एक और लेटर जो उस
बॉक्स के अंदर था उसे निकाल लिया और उसे निकालने के बाद वो पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, मैं जानता हूँ तुम इस बात से बहुत बहुत ज़्यादा सदमे में चले जाओगे कि तुम जिस जगह पल बढ़ रहे हो तुम्हारी वो जगह है ही नहीं। तुम्हारी जगह तो कहीं और है। तुम वी सेक्ट के, तुम वी सिटी के महाराज हो। तुम वो हो जो तुम कभी सोच ही नहीं सकते। मुझे ये भी पता है कि तुम इस वक्त इस सब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे। तुम ये सोचोगे कि ये सब कुछ एकदम झूठ है, लेकिन सच यही है मेरे बच्चे कि तुम वी सेक्ट के हो, तुम वी वुजियान हो, और तुम ही हो जो मेरे बाद मेरी राजगद्दी को संभालोगे, और तुम ही हो जो इस वी सिटी पे इस पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड में राज करोगे। मुझे उम्मीद है जब तक तुम इस बॉक्स को खोलोगे और जब तक तुम इस पत्र को पढ़ोगे तब तक तुम 21 साल के हो चुके होगे, और 21 साल के बाद कोई भी इंसान जो भी राज परिवार का होता है, अगर वो एक बार क्राउन प्रिंस चुन लिया जाता है तो वो 21 साल के बाद उस गद्दी पे क्लेम कर सकता है। और अब तुम्हारा एग्जैक्ट सही टाइम आ चुका है कि तुम इस गद्दी पे क्लेम करो। मुझे पता है तुम ये सोच रहे होगे कि मैं आखिरकार तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, और अगर मैं सच में एक युवराज हूँ तो तुम उस जगह पे क्यों नहीं हो जिस जगह तुम्हें होना चाहिए था। लेकिन सच ये है मेरे बेटे कि तुम्हें उस जगह पे रखना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होता। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ और मैंने बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना किया है। बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें झेली हैं जिन्हें तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तुमसे पहले भी कई बार तुम्हारी माँ गर्भ से हुई है, लेकिन पता नहीं कैसे और क्यों। हो सकता है कि किसी की साजिशों की वजह से, लेकिन जो भी था, अंत में सच्चाई यही है कि वो सारे गर्भ यानी कि उसका गर्भपात करवा दिया गया। मुझे पता है तुम ये सोचोगे कि इस वक्त मुझे ये बताने का क्या मतलब है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ये बताऊँ कि तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है। तुम्हें बचाने के लिए हमने अपने आप को दांव पे लगाया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम एक दिन ऐसे राजा बनोगे जिस राजा की प्रशंसा पूरी प्रजा करेगी। सारा कल्टिवेशन वर्ल्ड तुम्हारी तारीफ करेगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम जिस वक्त उस राजगद्दी में बैठो उस वक्त से ही अपने चारों ओर ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि ये राज परिवार एक षड्यंत्र से भरा हुआ जाल है जहाँ पे तुम कब और किस तरीके से फंसोगे तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। तुम्हें बस 21 साल तक हम बचा सकते हैं। अगर मैं तब तक जीवित रहा तो मैं तुम्हें खुद अपनी गद्दी दूंगा, और अगर मैं जीवित नहीं रहा तो मैं तुम्हें पूरा आदेश दे रहा हूँ कि तुम बिना किसी से डरे उस गद्दी पे क्लेम कर सकते हो। उस थ्रोन पे बैठने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है, और मैं तुम्हें ये आदेश दे रहा हूँ कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे उसके बाद तुम जाके उस जगह पे अपना क्लेम, अपना अधिकार सिद्ध करना, और तुम्हें ये करना ही होगा। तुम्हें अपनी माँ के लिए और मेरे लिए, और साथ ही साथ वो माँ बाप के लिए भी जो तुम्हें पाल रहे हैं, उनको भी तुम बिल्कुल निराश मत करना। वो भी तुमसे यही चाहते हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो। मुझे पता है अब जब तुम इस पत्र को पढ़ रहे हो तो अब कौन सी बात है, तुम 21 साल के हो चुके होगे, और इस 21 सालों में तुमने बहुत कुछ झेला होगा। तुम्हें ज़बरदस्ती चीज़ें करवाई गई होंगी, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई होंगी, और तुम्हें उस चीज़ का मतलब भी नहीं पता होगा कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन सच ये है कि तुम्हें एक राजा बनने की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। तुम्हें वो तालीम दी जा रही थी जो कि एक राजा के पास होनी चाहिए। तुम्हें वो शिक्षा प्रदान की जा रही थी जो कि एक राजा के पास ज़रूर होना चाहिए। और तुम अभी पूरी तरीके से सक्षम हो, इसलिए अपने उस राज गद्दी पे क्लेम करो जो कि सिर्फ तुम्हारा है। और बाकी की चीज़ें उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम टाइम आने पे समझ ही जाओगे, और नहीं समझ पाओ तो तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप यानी कि जेंग फेंगमियान और लेडी यू हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे, और अगर तब तक मैं जीवित रहा तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी मनाऊँगा उस दिन जब मैं तुम्हारे 21वें जन्मदिन पे तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। अगर मैं नहीं रह पाया तो बेटा नाराज़ मत होना, और मत सोचना कि तुम्हें किसी ने इस तरीके से अकेले छोड़ा था।
मेरे पास तुम्हें बचाने का इससे और कोई उपाय नहीं था। मैं बस यही कर सकता था तुम्हें बचाने के लिए। अगर मैं तुम्हें मेरे साथ इस राज परिवार में रखता तो न जाने तुम कब उस गुमनाम भरी ज़िंदगी में चले जाते जहाँ का मुझे खुद भी पता नहीं है। मैंने सच में चाहा था कि मैं अपने बेटे को अपने हाथों से पालूं, अपने साथ रखूं और ज़िंदगी भर उसके साथ अपना समय व्यतीत करूं। लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था, इसलिए तुम जिस जगह पे हो वहाँ पे मुझे तुम्हें भेजना पड़ा। उम्मीद करता हूँ तुम समझोगे और साथ ही साथ मुझे माफ़ भी करोगे और जो मैंने उम्मीदें तुमसे लगा के रखी हैं उन्हें भी पूरा करोगे। एक दिन एक ऐसा राजा बनोगे जिसे ये पूरा का पूरा कल्टिवेशन वर्ड पूज रहा होगा, जिसे तुम्हारी खुद की प्रजा पूज रही होगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी इस छोटी सी उम्मीद को तुम कभी नहीं तोड़ोगे और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अगर मैं जीवित रहा तो मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर माफ़ी मांगूंगा, अगर नहीं रहा तो सोच देना कि तुम्हारा पिता बस यही कर सकता था। बेटा, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकता। मैं तुम्हें दे सकता हूँ तो बस युवराज की ये मोहर और साथ ही साथ एक तलवार जो कि तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ रखनी है, क्योंकि वो तलवार हमारी ख़ानदानी तलवार है जिसे तुम्हारे पिता ने यानी कि जेंग फेंगमियान ने तुम्हें तुम्हारे 11वें जन्मदिन पे दे ही दिया होगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम उसे हमेशा अपने साथ लेके जाओगे, जहाँ भी जाओगे उसके साथ जाओगे और कभी भी उस तलवार का त्याग मत करना। तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे। उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम हमेशा खुश रहोगे और सुरक्षित भी रहोगे। इसी के साथ ये लेटर यहाँ पे ख़त्म हो चुका था और लास्ट में वी जियांग से और कांगशी शरण दोनों का ही नाम लिखा हुआ था, जिसके ऊपर उन दोनों की मोहर भी लगी हुई थी, ताकि इन फ्यूचर ये श्योरिटी हो सके कि वो जो लेटर लिखा गया है वो अपने मतलब जो पहले राजा और महारानी थे उनके एंड से ही लिखा गया है। इसमें कोई भी शक नहीं होगा कि वो एक डुप्लीकेट लेटर लिखा गया है। हालांकि उनकी हैंड राइटिंग भी मैच करवाई जा सकती थी अगर पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाए तो भी यही साबित होता कि वो सभी चीज़ें जो वहाँ पे हैं वो सिर्फ पूर्व राजा जो है यानी कि विजयंग जो थे उनके द्वारा ही बनाई गई विल थी, उनके द्वारा ही दिया गया वो युवराज की मोहर थी। और साथ ही साथ वो पत्र भी था जिसमें खुद महाराज और महारानी यानी कि वीचांग से और कांगशी शरण दोनों के ही सिग्नेचर और मोहर दोनों लगी हुई थी, जिससे साफ तरीके से ये क्लियर था कि ये सारी चीज़ें महाराज के एंड से ही विवुजान के लिए रखवाई गई हैं। यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी कि विवुजान जांग वुजियान नहीं विवुजान है, लेकिन लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि विंग ये सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल भी रेडी नहीं था वो ये एक्सेप्ट करने के लिए कि वो जांग्स फैमिली से नहीं वी फैमिली से है। क्योंकि वो जब से उसने अपनी आँख खोली थी, जब से उसने कुछ याद करना सोचा, मतलब जब से उसको महसूस हुआ कि अब चीज़ों को वो याद रख सकता है, अपने माँ पिता जिन्हें बोल सकता है, तो उस टाइम से ही उसने सिर्फ जांग फैमिली को देखा था। और अचानक से वो वी सेक्ट का कैसे हो सकता है, कैसे वो जांग्स का छोटा बेटा न रह के एक महाराज के रूप में देखा जाएगा। नहीं, वो इस सब को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता था। वो सिर्फ यही चाहता था कि उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल हो, जैसे कि अदर सेक्ट के राजकुमार नॉर्मली अपनी लाइफ को जीते हैं वैसे ही वो भी जीना चाहता था। और वो भी लान वांगजी के साथ जीना चाहता था, किसी और की ज़्यादा उसे ज़रूरत भी नहीं थी। वो इसी सेक्ट में खुश था और वो इस बात को नकारने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो यांग वुजियान ना होके वी वुजियान है, जो कि आगे आने वाले दिनों में एक महाराज होने वाला है। उसने इस चीज़ को मानने से वहाँ पे एकदम इनकार कर दिया और बोल दिया कि भले ही वो एक राजकुमार क्यों ना हो, क्यों ना वो एक महाराज का बेटा हो, लेकिन फिर भी वो इस सब को मानने से एकदम इनकार कर चुका था कि नहीं, वो इन फ्यूचर किसी के साथ भी एक गद्दी के लिए लड़ाई करने वालों में से नहीं है। कभी भी उस थ्रोन पे बैठने की इच्छा वो अपने मन में नहीं रखता है। वो कभी भी उस राज परिवार में नहीं जाएगा और ना ही कभी भी वो वहाँ पे जाके राज करेगा। इस दुनिया में राज करने का उसका कोई भी इच्छा नहीं है और वो बस यहाँ पे इस घर में इस जगह पे रहना चाहता है जैसे कि वो 21 सालों से रहते आ रहा है। वो आगे भी बिल्कुल वैसे ही रहना चाहता। उसे नहीं फर्क पड़ता कि किसी ने उससे क्या उम्मीदें लगा के रखी हैं या कोई उससे क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है। उसे बस इतना पता था कि वो जांग वुजियान है, वी वुजियान नहीं।
विंग इस सब चीज़ को सबके सामने नकार रहा था और उसने उस डब्बे को भी इतने ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे पटका था ना, जिसे देखने के बाद जैन फेंगमियान और मैडम यू बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि विंग के फेस पे विंग को इतने गुस्से में उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। विंग हाँ शैतानियाँ करता था, लड़ाई झगड़ा भी करता था, लेकिन इतनी बुरी तरीके से किसी चीज़ को नकारते हुए उन्होंने आज पहली बार देखा था। जैंग फेंगमियान और मैडम यू उसके सामने आके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ये तुम्हारी रियलिटी है, लेकिन विंग तब भी सबको नकारने की ही कोशिश कर रहा था कि नहीं, वो कभी भी राजा बनने की इच्छा नहीं रखता है और ना ही वो अपने नाम के आगे वी लगाएगा। वो जांग है और जांग ही रहेगा, वो जांग वो जान है, वो जांग फेंगमियान और मैडम यू यानी कि आप दोनों का बेटा है, तो वो वही बन के रहेगा। विंग चिल्ला के ये बात बोल रहा था। मैडम यू ने विंग को अपनी तरफ टर्न किया, उसके फेस पे अपने हाथों को ले जाते हुए अच्छे से उसके फेस को पकड़ा और उसके बाद बोला, हाँ मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम्हें मैंने पाला है, मैंने पोसा है, मैंने तुम्हें बड़ा किया है, बचपन से लेके आज तक तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान मैंने रखा है। मैं कभी भी इस बात से डिसएग्री नहीं होती हूँ कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, लेकिन याद रखो कोई और भी है जो तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के गया हुआ है। उन लोगों की उम्मीदों को मत तोड़ो विंग। उन्होंने अपनी जान पे खेल के तुम्हें जन्म दिया है। क्या तुम्हें पता है तुम्हें जन्म देते वक्त तुम्हारी माँ को कितनी परेशानी हुई थी? तुम्हारा जन्म लेने का टाइम ही नहीं हुआ था उस वक्त। तुम्हें उस वक्त कितनी मुसीबतों के साथ उन्होंने जन्म दिया है तुम नहीं जानते, सिर्फ इसलिए कि तुम एक दिन 21 साल के हो जाओगे, तुम एक दिन उस गद्दी पे जाके राज करोगे, एक दिन उनका नाम रोशन करोगे और उनके नाम से ही जाने जाओगे। प्लीज़ इस बात को मानो। विंग अब भी सुनने को तैयार नहीं था कि उस वक्त क्या हुआ था। उसे बस इस बात की चिंता थी कि नहीं, वो वी नहीं बनना चाहता। मैडम यू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें 7 महीने में ही इस दुनिया में ले आना तुम्हारी माँ के लिए कितना दर्दनाक रहा होगा, कितना जानलेवा रहा होगा? तुम्हारी माँ ने तुम्हें उस वक्त जन्म दिया जब तुम्हें जन्म लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। तुम्हारे जन्म लेने का टाइम ही नहीं हुआ था। तुम्हें 7वें महीने में ही जन्म दे दिया गया। क्या तुम सोच रहे हो इस बात को कि तुम्हारी माँ के लिए कितना दर्दनाक रहा होगा, कितनी तकलीफ़ें झेली होंगी उन्होंने? प्लीज़ इस बात को समझो। उन्होंने दर्द झेला है तो उनके दर्द का बदला लो। तुम्हारे लिए उन्होंने दर्द झेला है और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके किए गए इस काम को वेस्ट ना होने दो। मैडम यू विंग को समझा रही थी और विंग धीरे धीरे अब मैडम यू की बातों को सुनना शुरू कर चुका था कि मैडम यू ये क्या बोल रही हैं, कौन सा 7वां महीना? अगर अगर उसे 7वें महीने में जन्म दे दिया गया है तो उसने तो वीक होना चाहिए था ना। मतलब जैसे कि नॉर्मली कहा जाता है कि प्रीमेच्योर जो बेबीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, लेकिन विंग को आज तक कभी भी ये सिम्टम्स मतलब अपने ऊपर लगे ही नहीं थे। वो मैडम यू की तरफ देखते हुए ये क्वेश्चन करता भी है कि अगर उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी तो उसे कभी भी वीकनेस क्यों फील नहीं हुई, कभी भी अपने आप को मतलब औरों से उसने वीक क्यों नहीं पाया? क्यों वो एक नॉर्मल नहीं, यहाँ तक कि वो तो इस वक्त कल्टिवेशन वर्ड का बहुत अच्छा कल्टिवेटर है। ऐसा कैसे हो सकता है? तब मैडम ये उसको बताती है कि तब तुम्हारे पिता ने आधी एनर्जी तुम्हें दी थी, अपनी आधी पावर तुम्हें दी थी, जिसकी वजह से तुम आज तक इतने स्वस्थ हो, इतने हेल्दी हो और तुम एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हो। इसलिए प्लीज़ हमारी बात को सुनो, समझो और वो करो जो कि तुम्हें करने के लिए कहा गया है। विंग एक ऐसे लुक के साथ मैडम यू को देख रहा था ना कि मानो वो उसे वो करने के लिए बोल रही हैं जो वो करने के लिए तैयार ही नहीं है। और विंग कब तैयार होगा ये मैं भी नहीं जानती। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि विंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार रहता है या नहीं। आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।